हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट 15 वीडियोस में हमने प्लास्टिक थ्योरी को समझा था, प्लास्टिक बेंडिंग को डिस्कस किया था और फिर मैंने आपको मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस अगर करना चाहते हैं तो फिर दो तरह के मेथड्स होते हैं। पहला स्टैटिक मेथड है और दूसरा काइनेमेटिक मेथड है। मैंने 12th पार्ट में आपको स्टैटिक मेथड के बारे में बताया था, 13वें पार्ट में काइनेमेटिक मेथड को डिस्कस किया था। उसके बाद 14वें पार्ट में स्टैटिक मेथड पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे। 15वें पार्ट में हमने काइनेमेटिक मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखा था। अब आगे चलते हैं और आज इस 16वें पार्ट में हम काइनेमेटिक मेथड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा द कंटिन्यूअस बीम हैविंग uniform moment capacity MP has to carry the collapse load as shown in figure, determine the value of MP। आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम गिवन है और उस बीम पे के लिए आपको MP की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिफॉर्म MP होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीम हैविंग यूनिफॉर्म मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी MP। क्लियर। अब इस कंटिन्यूअस बीम के अंदर आपको 3 स्पैन गिवन है, 2 एंड फिक्स्ड हैं और 2 जो इंटरनल सपोर्ट्स हैं वो रोलर सपोर्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कंपोनेंट 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, ये 2 रोलर्स हैं तो इन पे भी 2 रिएक्शन कंपोनेंट होंगे, मतलब टोटल रिएक्शन कंपोनेंट होगा 6 और अवेलेबल इक्वेशन है 2, सिग्मा m = 0 एंड सिग्मा v = 0। मीन्स दिस कंटिन्यूअस बीम इज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 4th डिग्री। तो फिर अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर कब फेल करेगा, तो जब 5 प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी तब ये स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कंटिन्यूअस बीम की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस बीम में अगर कोई एक स्पैन फेल हो जाता है तो भी वो कंटिन्यूअस बीम पूरी तरह से फेल मान लिया जाता है। ठीक है, मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 3 डिफरेंट स्पैन हैं, तो तीनों डिफरेंट स्पैन के लिए हम 3 बीम मैकेनिज्म बना के देखेंगे। ठीक है, और फिर इन बीम मैकेनिज्म में से जो मैकेनिज्म से MP की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी वो एक्चुअल MP की वैल्यू होगी। ठीक, देखिए ध्यान रखिएगा, जब आपको कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करना होती थी, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको बताया था, तो फिर हम कोलैप्स लोड की जो लीस्ट वैल्यू होती थी वो लेते थे। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए लोड रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब लोड की हम लीस्ट वैल्यू लेते हैं, लेकिन जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो उस बीम की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्पैन आपको सबसे ज़्यादा MP की वैल्यू देगा, पूरा का पूरा स्पैन उस MP का डिज़ाइन होगा, पूरा स्पैन या पूरा बीम उस MP के लिए डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है द मिनिमम वैल्यू ऑफ MP टू प्रिवेंट द कोलैप्स में बी डिटरमाइंड बाय द 3 मैकेनिज्म। जो 3 डिफरेंट मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, इन तीनों डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए जो MP की वैल्यू होगी, जो सबसे ज़्यादा होगी, हम उसको लेके और फिर पूरा स्पैन या पूरा का पूरा बीम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं फर्स्ट मैकेनिज्म की बात करता हूँ जो कि AB स्पैन में बन रहा है। ठीक है, तो चलिए AB स्पैन पे मैकेनिज्म बना के हम MP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अपन, मुझे मालूम है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। मुझे पता है कि लोड, ये जो लोड है 80 का, ये जो वर्क डन करेगा वो कौन एब्जॉर्व करेगा, ये जो 3 प्लास्टिक हिंज हैं ये उस वर्क को एब्जॉर्व करेंगी। ठीक है, मतलब वर्क डन बाय दिस 80 किलोमीटर लोड, तो वो कितना होगा 80 × डेल्टा E।
समझ में? ये वर्क डन कितना हुआ 80 इंटू डेल्टा ई, ठीक है। और ये जो 3 प्लास्टिक हिंज हैं, अब ये कितना वर्क एब्जॉर्ब करेंगी उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं MP बोल देता हूँ, ठीक है। और ये जो रोटेशन है थीटा, मतलब ये जो हिंज रोटेट हुई किस एंगल से हुई, इसको मैंने बोल दिया थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये डेल्टा ई अपॉन 4। उसी तरह से ये भी कितना एंगल होगा, ये भी डेल्टा ई अपॉन ये डिस्टेंस भी 4 है तो डेल्टा ई अपॉन 4 ये लिख दिया, ठीक है। और ये जो ये वाला एंगल है, मतलब ई पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो जो रोटेशन होगा वो कितना होगा, थीटा प्लस थीटा, दोनों एंगल सेम तो थीटा थीटा बोल दिया, मतलब 2 थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और 3 प्लास्टिक हिंज ही फॉर्म होंगी, क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो 3 जगह प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएंगी। तो चलिए अब MP इंटू मैंने लिखा है डेल्टा E बाय 4 प्लस ये किसके कारण हुआ, ये A पे जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई थी उसने जो वर्क एब्जॉर्ब किया वो है ये। उसी तरह से ये जो E पॉइंट पे है तो इस पे भी मोमेंट मैंने MP बोल दिया। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितना होगा, डेल्टा E बाय 4 प्लस डेल्टा E बाय 4, ठीक है। ये आप 2 थीटा बोल दीजिए, ठीक है। और इधर ये E पॉइंट पे है। सिमिलरली अब B पॉइंट की बात और कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने प्लास्टिक मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी MP बोल दिया और ये जो एंगल है ये डेल्टा E अपॉन 4 हो गया। क्लियर? अब यहाँ से डेल्टा ई को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो फिर ये जो वैल्यू आएगी 80 इज इक्वल टू MP बाय 4 प्लस 2 MP बाय 4 हो गया ये, ठीक है। और इधर प्लस MP बाय 4, मतलब 4 MP बाय 4। क्लियर? मतलब MP की जो वैल्यू हो गई, सो MP इज इक्वल टू हो गया 80 किलो न्यूटन मीटर। समझ में? मतलब फॉर स्पैन AB जो MP की रिक्वायरमेंट है वो है 80 किलो न्यूटन मीटर की, ठीक। अब आगे चलते हैं और सेकेंड बीम मैकेनिज्म BC की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाली फॉर स्पैन BC, ये हम सेकंड मैकेनिज्म बना के देखते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे भी 3 पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, B पे, F पे और C पे। क्लियर? और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना होगा, डेल्टा F अपॉन ये डिस्टेंस 6। इसी तरह से यहाँ पे जो होगा वो भी डेल्टा F अपॉन 6, ये भी डिस्टेंस 6 है। मतलब यहाँ पे दोनों एंगल थीटा थीटा है। तो ये जो रोटेशन होगा इस जॉइंट F का वो होगा 2 थीटा। क्लियर? तो चलिए अब वर्क डन बाय दिस लोड, तो 60 इंटू डेल्टा F इज इक्वल टू MP इंटू डेल्टा F अपॉन 6 प्लस MP इंटू डेल्टा F अपॉन 6 प्लस डेल्टा F अपॉन 6, ठीक है। ये किस जॉइंट के लिए था, B के लिए, और ये किसके लिए था, F के लिए। इसी तरह से C के लिए लिख लेते हैं। तो MP इंटू ये कितना है, डेल्टा F अपॉन 6, ये जो थीटा है वो डेल्टा F अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से डेल्टा F को सब में से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये 60 हो गया और यहाँ पे क्या होगा, MP बाय 6 प्लस 2 MP बाय 6 प्लस MP बाय 6। क्लियर? मतलब 4 MP बाय 6 हो गया ये, 4 MP बाय 6। 60 इंटू 6 कर लीजिए 360 और 4 से डिवाइड कर लीजिए। मतलब MP की जो वैल्यू आएगी, MP इज इक्वल टू हो गया 90 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? मतलब फॉर स्पैन BC जो MP की रिक्वायरमेंट है वो है 90 किलोमीटर मीटर। मतलब इस पोर्शन का MP इतना होना चाहिए, ठीक है। और AB का जो MP होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था।
ठीक है, अब एक लास्ट सी डी पोर्शन की बात और कर लेते हैं। तो सी डी स्पैन के लिए अब हम बात करते हैं थर्ड मैकेनिज्म की। थर्ड मैकेनिज्म मतलब सी डी स्पैन के लिए मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैंने लिखा स्पैन सी डी, ठीक है। थर्ड मैकेनिज्म मतलब ये थर्ड बीम मैकेनिज्म किस पोर्शन के लिए, ये सी डी स्पैन के लिए। यहाँ पे भी 3 पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी और ये जो एंगल थीटा है इसको मैंने बोल दिया डेल्टा जी अपॉन ये डिस्टेंस मतलब 4, और ये इसको बोल देते हैं थीटा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा जी अपॉन 6। क्लियर, यहाँ पे दोनों एंगल अलग अलग है। तो फिर ये जो एंगल होगा जी पॉइंट पे ये होगा थीटा प्लस थीटा 1, मतलब इन दोनों एंगल का समीशन, ठीक है। तो चलिए, वर्क डन बाय दिस लोड मतलब 50 इंटू डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय हिंज। कौन सी हिंज, ये सी पे जो है, तो ये एंगल कितना है यहाँ पे डेल्टा जी अपॉन 4 प्लस एम पी इंटू यहाँ पे एंगल कितना है डेल्टा जी 4 प्लस डेल्टा जी अपॉन 6, ठीक है। मतलब ये एंगल और इस एंगल का समीशन होगा ये एंगल, प्लस एम पी इंटू डेल्टा जी अपॉन 6, ठीक है। ये कौन सा जॉइंट था, सी। ये किस जॉइंट पे आपने वर्क अब्जॉर्ब बाय द हिंज लिखा था, जी पे, और ये किस पे लिखा था, डी पे। ये जो लिखा था ये लिखा था सी पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा जी सब में से कैंसिल कर दीजिए और फिर एम पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो आप एम पी यहाँ से कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू आएगी एम पी इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब ये जो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आपको एम पी की मिली, तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि इस पोर्शन ए बी के लिए जो एम पी की रिक्वायरमेंट है वो है 80 किलोमीटर मीटर, बी सी के लिए जो एम पी की रिक्वायरमेंट है वो है 90 किलोमीटर मीटर, और ये जो सी डी पोर्शन है इसके लिए जो एम पी की रिक्वायरमेंट है वो है 60 किलोमीटर मीटर, ठीक। अब लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें यूनिफॉर्म मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी चाहिए पूरे बीम की, ठीक है। मतलब ये जो कंडेंस बीम है इसके लिए एमपी की एक वैल्यू चाहिए, तो फिर वो वैल्यू कौन सी होगी, जो इन 3 वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेंगे, ठीक। मतलब यहाँ पे जो ट्रू एमपी की वैल्यू होगी, ये एक्चुअल एमपी की वैल्यू है वो है 90 किलोमीटर मीटर, ठीक। मतलब द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एमपी कंट्रोल्स फेलियर। ये ध्यान रखिएगा कि एमपी की जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वही कंट्रोल करेगी फेलियर को। क्लियर। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस और करते हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द मोमेंट कैपेसिटीज इन द रीजन नियर ए बी एंड जी इन द गिवन कंटिन्यूअस बीम टू इंश्योर दैट ऑल स्पैन्स कोलैप्स साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ फेल हो, ये तीनों स्पैन एक साथ कोलैप्स हों, तब द मोमेंट कैपेसिटीज इन द रीजन नियर ई एफ सी एंड डी आर 50, 80, 80 एंड 60 किलोमीटर मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक। मतलब कुछ पॉइंट्स पे, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इन पे आपको एमपी की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है ए बी और जी पॉइंट पे एमपी की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। कब, जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ फेल हो, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था उसमें एमपी की वैल्यू 3 मैकेनिज्म के लिए कैलकुलेट की थी, और जिस मैकेनिज्म के लिए एमपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई थी आपने बोल दिया था कि ये स्ट्रक्चर उस एमपी के लिए डिज़ाइन करेंगे। क्लियर। मतलब 90 आया था इस सेकंड मैकेनिज्म से एमपी की वैल्यू, ठीक है। मतलब आपने पूरा का पूरा कंटिन्यूअस बीम
90 किलोमीटर मीटर के लिए डिज़ाइन कर दिया, MP की वैल्यू 90 कंसीडर कर ली। लेकिन ये जो CD पोर्शन था इसके लिए तो MP की वैल्यू 60 थी, मतलब 90 के लिए आपने इसको बना दिया तो ये फेल नहीं करेगा। सीधी सी बात ये है कि ये वाला जो कंटिन्यूस बीम है, अगर आपने इसको 90 मान के डिज़ाइन किया, MP की वैल्यू 90 लेके डिज़ाइन किया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ कोलैप्स नहीं करेगा, सिर्फ BC पोर्शन फेल होगा, क्योंकि BC पोर्शन से ही MP की वैल्यू 90 आपको मिली है। बाकी दोनों मैकेनिज्म से जो आपने MP की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कम थी, 90 से कम थी, ठीक। मतलब स्ट्रक्चर एक साथ कोलैप्स नहीं करेगा। अब स्ट्रक्चर एक साथ कोलैप्स करे उसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट सपोर्ट्स पे जो MP की वैल्यू होगी वो कुछ अलग होगी, तो फिर वो MP की वैल्यूज़ मुझे कैलकुलेट करना है। 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको दी हुई हैं वैल्यूज़। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं और एक एक मैकेनिज्म बना के देखते जाते हैं, और हर मैकेनिज्म के लिए हम हर मैकेनिज्म से हम एक MP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे। शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट मैकेनिज्म AB को हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए स्पैन AB मैंने लिखा, और इस मैकेनिज्म के लिए जो इक्वेशन बनेगी, वर्चुअल वर्क इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? वर्क डन बाय दिस लोड मीन्स 80 इंटू डेल्टा E इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय दिस हिंज A, और A के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं बोल देता हूँ MPA, और इसके लिए जो थीटा है वो है डेल्टा E बाय 4, ठीक है। और इसी तरह से जो E पॉइंट है, E के लिए जो MP की वैल्यू होगी उसे मैं बोल देता हूँ MPE, जो कि गिवन है कितना 50। तो MPE की वैल्यू हम यहाँ पे 50 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख दीजिए डेल्टा E बाय 4 प्लस डेल्टा E बाय 4, ठीक है। ये एंगल 2 थीटा हो गया। इसी तरह से B के लिए लिख लेते हैं। B के लिए क्या होगा? B के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं बोल देता हूँ MPB, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा E बाय 4, जो एंगल होगा वो ये हो जाएगा। क्लियर? अब ये एक इक्वेशन है और नंबर ऑफ अननोन 2 है, ठीक है। यहाँ से डेल्टा E कैंसिल कर दीजिए, तो आपको एक इक्वेशन के अंदर 2 अननोन मिलेंगे। तो फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी MPA प्लस MPB इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 220 मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर? अब दूसरे मैकेनिज्म से हम एक इक्वेशन और बनाते हैं। तो चलिए अब मैं लिखता हूँ कि कंसीडर द सेकेंड कोलैप्स मैकेनिज्म फॉर स्पैन BC। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पैन BC। इस BC स्पैन के लिए अब हम मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक। ये मैकेनिज्म बना हुआ है, इसके लिए वर्चुअल वर्क इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए वर्क डन बाय दिस लोड कितना होगा? 60 इंटू डेल्टा F इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय दिस हिंज। ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको बोल देता हूँ MPB, और यहाँ पे जो ये एंगल है ये कितना है? डेल्टा F अपॉन 6, ठीक है। ये B हो गया, ये भी B था, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे आएगा F की वैल्यू गिवन है कितना है? 80, तो इसको मैं 80 लिख देता हूँ यहाँ पे लिख दीजिए 80, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना है? डेल्टा F बाय 6 प्लस डेल्टा F बाय 6, मतलब 2 थीटा, ठीक है। ये F के लिए हो गया। अब C के लिए बात करते हैं, तो C पे भी आपको वैल्यू गिवन है, वो भी 80 है MP की वैल्यू, और यहाँ पे जो थीटा है वो डेल्टा F बाय 6। क्लियर? अब यहाँ पे डेल्टा F को कैंसिल कर दीजिए पूरी इक्वेशन से, तो फिर आपको
एक इक्वेशन और एक अननोन मिला, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपको एम पी बी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 120 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब सेकंड मैकेनिज्म से जो बी पॉइंट पे एम पी की वैल्यू होगी वो 120 किलोमीटर मीटर होगी। क्लियर। अब एक थर्ड मैकेनिज्म की बात और करते हैं, और हम कंसीडर करते हैं सी डी पोर्शन के लिए या सी डी स्पैन के लिए थर्ड मैकेनिज्म, थर्ड बीम मैकेनिज्म फॉर स्पैन सी डी। क्लियर। अब इस सी डी पोर्शन में जो 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उनके लिए थीटा अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये जो 50 का लोड है इसके कारण वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन बाय दिस लोड मीन्स 50 इंटू ये डेल्टा जी, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय दिस प्लास्टिक हिंज, और ये आपको गिवन है सी पॉइंट पे, और ये कितना है 80, तो 80 इंटू डेल्टा जी बाय 4। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये किस पे है, ये है सी पॉइंट पे, ये भी सी पे ही था, प्लस अब जी की बात करते हैं, और जी के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब एम पी जी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंगल कितना है, डेल्टा जी बाय 4 प्लस डेल्टा जी बाय 6, डेल्टा जी बाय 4 प्लस डेल्टा जी बाय 6, प्लस ये किसके लिए, जी पॉइंट के लिए। और अब डी पॉइंट पे जो प्लास्टिक हिंज है उसके लिए हम एम पी और लिख लेते हैं, और डी के लिए जो एम पी की वैल्यू है वो कितनी है 60, मीन्स 60 इंटू डेल्टा जी अपॉन 6। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट पे जो हिंज फॉर्म हुई उसके लिए उसने जो वर्क एब्जॉर्ब किया वो है ये। क्लियर। अब यहाँ पे भी डेल्टा जी को कैंसिल कर दीजिए, और एक इक्वेशन एक अननोन, और अननोन क्या है, एम पी जी। तो यहाँ से जब एम पी जी को आप सॉल्व करोगे तो एम पी जी इज इक्वल टू आएगा 48 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, मतलब 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे जो एम पी की वैल्यू आई वो है आपके पास 120, 48, और थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, एम पी ए। तो अब देखिए ये बी पॉइंट पे आपको मिला, इसमें रख दीजिए वैल्यू को, तो फिर जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे तो फिर ये जो वैल्यू आएगी एम पी ए की, ये हो जाएगी 220 माइनस 120 मतलब 100 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। मतलब 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे ए बी एंड जी पे आपको जो एम पी की वैल्यूज़ मिली वो ये मिल गई। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर अगर एक साथ कोलैप्स करे तो उसके लिए 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे जो एम पी की वैल्यूज़ होंगी वो ये होंगी। क्लियर। अब प्लास्टिक एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 17वें पार्ट में हम काइनेमेटिक मेथड पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।